वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम के ओवरव्यू को जाना कि क्या इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन है, हम आईपीएनएम के कॉन्सेप्ट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स में हम किन किन चीज़ों को कंजर्व करते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कैसे कंजर्व होते हैं, हम लैंड को डिग्रेड होने से कैसे बचाते हैं। इसके साथ साथ हम क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, इंटरक्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग, रेजिड्यूज, स्टबल्स, फैलोज, इन सब चीज़ों को कहाँ किस तरीके से हम अरेंज करते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें और प्रोडक्शन के साथ साथ हम अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सकें। अब सेकंड पीपीटी में, सेकंड वीडियो में हम थोड़े ब्रॉडर सेंस में इसके जाएंगे कि इसकी पूरी होलिस्टिक अप्रोच के क्या एडवांटेजेस हैं, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑन हाउ बेस्ट टू मैनेज सॉइल्स। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स जो हैं, किस तरीके से हम सॉइल्स को मैनेज करें, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, क्रॉप्स एंड वेजिटेशन टू improve and sustain soil fertility and land productivity, and their processes are derived from the essential soil functions necessary for plant growth. The underlying principles on how best to manage soils, किस तरीके से हम सॉइल्स को मैनेज करें अच्छी तरीके से, पोषक तत्वों को हम मैनेज करें, वाटर को मैनेज करें, क्रॉप्स को मैनेज करें, और इसके साथ साथ वेजिटेशंस, जो हरी भरी वेजिटेशंस है, उनको इम्प्रूव एंड सस्टेन, जिससे हम सुधार भी सकें और बढ़ा भी सकें। क्या? सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल फर्टिलिटी को भी हम बढ़ाएं और साथ ही साथ लैंड प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएं। एंड देयर प्रोसेसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द एसेंशियल सॉइल फंक्शंस, और उसकी प्रोसेस जो है वो डिराइव्ड करती है, एक तरीके से स्टिमुलेट करती है हमारे जो एसेंशियल सॉइल फंक्शंस हैं जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। द फॉलोइंग आर फंडामेंटल टू द अप्रोच आउटलाइंड इन दीज गाइडलाइंस। कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो इस आउटलाइंस को डिफाइन करते हैं। ये एक फिगर है जिससे बहुत कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे आप। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैनर फॉर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैनर फॉर आईएनएम। आईएनएम के लिए क्या सोर्सेस है? कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्टिंग आपको पता ही है कि किस तरीके से हम कंपोस्टिंग करते हैं। एक गड्ढा बना के उचित ज़्यादा गहराई तक नहीं, उस गड्ढे में हम गोबर की खाद, चाहे वो भैंस से हमको मिलती हो चाहे वो हमको गाय से मिलती हो, उस गोबर की खाद को हम गड्ढे में दाब के कुछ दिनों तक डिकम्पोज करते हैं। 1 से 2 महीने में हमारी गोबर की खाद डिकम्पोज हो जाती है, और डिकम्पोज होने के बाद उसमें न्यूट्रिएंट्स विद्यमान हो जाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट से भी आप बहुत अवेयर हैं। आप 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपने अपने यूनिवर्सिटी सिथौली कैंपस में ही देखा होगा कि जैसे ही गेट से एंट्रेंस से आप बाहर निकलते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनी हुई है, वहाँ पर चीज़ें की भी जाती हैं, केंचुए और किस तरीके से गोबर की खाद, और एक लेयर बनाई जाती है, फिर उनको केंचुओं को उनमें डाल दिया जाता है, फिर उस लेयर को बंद कर दिया जाता है, फिर डेली फीडिंग के लिए उनको पानी वगैरह दिया जाता है, और एक समय के बाद जो है FYM वो वर्मी कंपोस्ट आपकी बनकर तैयार हो जाती है। तो कुछ सोर्सेस हैं ऑर्गेनिक मैन्योर के, तो जैसे कंपोस्ट के बारे में आप जान चुके, इसके बाद वर्मी कंपोस्ट के बारे में आपको नहीं जाना, केंचुओं की खाद। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में जो कंपोनेंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं वो इस पहला हो गया आपका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, फिर फार्म यार्ड मैन्योर, ये भी गोबर की खाद है जिसमें 0.5 नाइट्रोजन, 0.25 फास्फोरस और 0.5 पोटास पाई जाती है। क्रॉप बेस्ड में क्या होता है कि जैसे किसी अभी हम जो है एक एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो में भी हमने दिया था, हम इस वीडियो में भी आपको दे सकते हैं कि मान लीजिए कि हम बीट की कल्टीवेशन करने जा रहे हैं। अगर हम बीट की कल्टीवेशन करने जा रहे हैं तो इससे पहले या तो हमने समर में मूंग लगाया होगा, या हमने इससे पहले मेज लगाया होगा, या हमने इससे पहले राइस लगाया होगा, ठीक है, क्योंकि जो खरीफ की क्रॉप होगी उसी को तो हम लगाएंगे।
तो अगर हम बीट की कल्टीवेशन करने जा रहे हैं तो खरीफ क्रॉप की जो भी क्रॉप हमने प्रीवियसली ग्रो की है उसके डेड एंड डिजीज, डेड एंड डिकेड पार्ट्स, स्टबल्स, रेजिड्यूज बच जाते हैं, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते। अगर हम उसमें प्राइमरी टिलेज भी कर देते हैं तो टिलेज के बावजूद भी बाय द हेल्प ऑफ हैरो एंड कल्टीवेटर्स जो उनके स्टबल्स होते हैं वो सॉइल सरफेस पे पूरी तरीके से दिखाई देने लगते हैं। अब एक इतने बड़े क्षेत्रफल में, इतने बड़े रेशियो में, इतने बड़े एरिया में हम हाथ से उन स्टबल्स को पकड़ के बाहर नहीं फेंक सकते। हमें एक स्ट्रेटजी उनके लिए अडॉप्ट करनी पड़ती है। स्ट्रेटजी वही है कि जब स्टबल्स और जो रेजिड्यूज बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ऐसी कंडीशन में हमने टिलेज तो एक बार कर ही दिया है। टिलेज को करने के बाद हम इरिगेशन कर देते हैं, उस एरिया में हम पानी लगा देते हैं। तो जब हम इरिगेशन कर देते हैं तो ऐसी कंडीशंस में जो हमारे स्टबल्स और रेजिड्यूज होते हैं वो डिकम्पोज करने लगते हैं। कुछ समय बाद जिस तरीके से जैसे हम कंपोस्ट और एफआईएम बनाया था उसी तरीके से ओपन सॉइल कंडीशंस में, फील्ड कंडीशंस में जो हमारे रेजिड्यूज, जो हमारे स्टबल्स होते हैं, स्टबल्स सॉइल के कांटेक्ट में आके जब हम उनमें पानी लगा देते हैं तो इरिगेशन वाटर जो होता है मिलके वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद वो 45 से 60 दिन में एक तरीके से मैनर्स के रूप में कन्वर्टेड हो जाते हैं, खाद के रूप में कन्वर्टेड हो जाते हैं। फिर हम कल्टीवेटर या हैरो के माध्यम से एक बार फिर टिलेज करके, प्राइमरी टिलेज करके जो स्टबल्स हमारे मैनर्स में कन्वर्टेड हुए हैं उनको हम सॉइल में मिक्स कर देते हैं और प्लैंकिंग कर देते हैं, पाटा चला देते हैं। इस तरीके से जो हमारी क्रॉप बेस्ड हैं एक ड्यूरेशन के बाद वो हमारे मैनर्स के रूप में कन्वर्टेड हो जाते हैं। पॉल्ट्री और पिगरी मेथड, एनिमल हस्बेंड्री में आपने डीप लिटर सिस्टम वगैरह पढ़ा होगा, ये पॉल्ट्री और पिगरी मैनर में आता है। जो मुर्गी पालन है और जो सुअर पालन है, तो मुर्गी पालन में भी हम जो दाना उनको खिलाते हैं, जो हम डेली फीड खिलाते हैं, वो उनकी बीट को एक कलेक्ट किया जाता है, और पिग जो सुअर होते हैं उनके भी हम जो है पॉटी और उनकी जो बीट है उसको हम कलेक्ट करते हैं। इसमें भी जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की एक अच्छी मात्रा विद्यमान होती है जो कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो पिगरी और जो पोल्ट्री मैन्योर है इसको भी हम अपने क्रॉप रोटेशन में हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऑर्गेनिक सोर्स में इस्तेमाल करते हैं। फिर है आपका अर्बन एंड रूरल सॉलिड, अर्बन एंड रूरल सॉलिड एंड लिक्विड बेस्ड फ्रॉम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो हमारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो बेस्ड होता है, आजकल आप देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, आप रेलवे स्टेशंस पे भी देख सकते हैं कि जहाँ सीधा एक डब्बे पे लिखा होता है कि गीला कचरा और सूखा कचरा। तो ये जो अर्बन और रूरल बेस्ड होते हैं, जो आजकल आप हाईवेज़ में, सड़क के किनारे डब्बों में रखे हुए रेलवे स्टेशंस पे आप जो देखते हैं, वो भी एक लेवल पे डिकम्पोज होने के बाद अर्बन और रूरल बेस्ड को भी हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में अलग तरीके से सिंथेसाइज करके हम अपने फील्ड में मैन्योर्स के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी प्रोसेस है जो आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, या सॉइल फर्टिलिटी में पढ़ते होंगे। सॉइल फर्टिलिटी भी एक अलग कोर्स है। पर आईएनएम की सोर्सेज की अगर हम बात करें तो आईएनएम के सोर्सेज में सबसे पहले आपका कंपोस्ट, कंपोस्ट के बनाने की विधि, कैसे हम उसको इस्तेमाल करें, फिर बर्मी कंपोस्ट, किस तरीके से कैंचुओं की मदद से हम एफवाईएम की सहायता से उनको पर्टिकुलर प्रोसेस से पूरी तरीके से हम कैसे बर्मी कंपोस्ट को बनाएं, फिर आपका एफवाईएम किस तरीके से हम गोबर की खाद को तैयार करें, कैसे डिकम्पोज करें, कैसे इस्तेमाल करें, क्या क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं जो हम अपनी लैंड को दे सकते हैं बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स को दिए हुए, हम उसे एक हद तक लेने का प्रयास करते हैं। कैसे क्रॉप वेस्टेज, जो रेजिड्यूज, जो स्टबल्स और डेड एंड डिकेड्स मटेरियल्स प्रीवियस क्रॉप्स के होते हैं, किस तरीके से हम उनको डिकम्पोज करके, किस तरीके से टलाइज प्रैक्टिसेस करके हम सॉइल के कांटेक्ट में लाके, पानी के कांटेक्ट में लाके उनको डिकम्पोज करके मैनर्स के रूप में कन्वर्ट करके, और कन्वर्ट करने के बाद टिलेज करके फिर सॉइल में मिला देने, ये एक पूरी प्रक्रिया होती है जो कि आईएनएम के अंतर्गत आती है। क्रॉप बेस्ड की बात हो गई, इसके साथ साथ आपका अर्बन एंड रूरल सॉलिड्स में जो आपको पता है कि गीला कचरा और जो सूखा कचरा होता है, अर्बन और रूरल बेस्ड, जो हाईवेज पे, जो सड़क के किनारे म्यूनिसिपियल है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये जो ले जाते हैं, इसको भी सिंथेसाइज करके हम अपने क्रॉप रोटेशन में, हम अपने सॉइल में उसको यूज़ करते हैं।
तो ये कुछ सोर्सेस हो गए ऑर्गेनिक मैन्योर के। इसके साथ साथ कुछ बायो फर्टिलाइज़र्स हैं। बायो फर्टिलाइज़र्स को जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने क्रॉप प्रोडक्शन में, उन बायो फर्टिलाइज़र्स की अगर हम बात करें तो बायो फर्टिलाइज़र्स को जो है 3 टाइप्स में बाइफरगेट किया गया है। पहला है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिससे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सेकंड है आपका फॉस्फेट मोबिलाइजिंग, फॉस्फेट को जो मोबिलाइज करते हैं, और ऑर्गेनिक मैन्योर डिकम्पोजर। तो 3 भागों में इसको बाइफरगेट किया गया है। पहला आपका नाइट्रोजन फिक्शन, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और दूसरा फास्फोरस की मोबिलाइज करते हैं जो फास्फोरस को, और तीसरा जो ऑर्गेनिक मैन्योर को डिकम्पोज करते हैं। तो पहली अगर हम बात करें फॉर लेग्यूम्स के बाद में अगर हम करें तो राइजोबियम। आपने देखा होगा कि जो दलहनी फसलें होते हैं उनकी रूट में राइजोबियम के कारण नाइट्रोसोमोनास एक जीवाणु होता है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये जो है इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को उनके रूट जोन में, जो जड़ ग्रंथियाँ होती हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं, उनमें नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अगर लेग्यूम्स में ये न पाया जाता राइजोबियम, तो वो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को अपने रूट जोन में एब्जॉर्ब करने का काम नहीं कर पाते। वो होता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। इसके साथ साथ राइजोबियम उससे एसोसिएट रहता है। अगर हम सीरियल्स की बात करें, जो अनाज वाली फसलें होती हैं, उससे आपका एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला, ये 4 जुड़े हुए होते हैं जिनसे हम इनोकुलेशन सीरियल्स का करते हैं। लेग्यूम का इनोकुलेशन जो किया जाता है वो राइजोबियम से किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उनके रूट में वो नोड्यूल्स पाए जाते हैं जो कि इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन्स को उन रूट नोड्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। उनको फैक्ट्री बोलते हैं, नाइट्रोजन फैक्ट्री, जो कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर 2 प्रक्रियाओं के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उनकी जड़ ग्रंथियों में स्टोर करने का काम करते हैं। सीरियल्स की बात अगर हम अनाज वाली फसलों की करें तो अनाज वाली फसलों को हम राइजोबियम से न करते हुए एजाटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला से करते हैं। फिर यदि हम फास्फेट मोलिबलाइजिंग की बात करें, जो फास्फेट को मोलिबलाइज करते हैं वो है फास्फेट सोलिबलाइजिंग, जो कि आपका है बैसिलस, स्यूडोमोनास। 2 हैं आपके, एक तो बैसिलस है जो फास्फोरस को मोबिलाइज कर देता है, और एक है आपका स्यूडोमोनास। फिर फास्फेट को एब्जॉर्ब करने भी हैं, जैसे आपका वस्कुलर, अर्वस्कुलर, माइकोराइजा फंजाई, बैम फंजाई। एक है ग्लोमस। इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत ना होना, कभी कभी हम इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फास्फेट एब्जॉर्बिंग है और कौन सा फास्फेट सोलिबलाइजिंग है। इसलिए स्पष्ट शब्दों में आप ट्रिक बना के कहीं ना कहीं लिख लेना, जिससे आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि लेग्यूम्स में हम केवल राइजोबियम का इस्तेमाल करते हैं, सीरियल्स में हम एजोटोबैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, एजोस्पिरिलम का इस्तेमाल करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल करते हैं और एजोला का इस्तेमाल करते हैं। फास्फेट को सोलिबलाइज कौन कौन करता है? जो बैसिलस के स्ट्रेंस होते हैं और जो स्यूडोमोनास के स्ट्रेंस होते हैं, वो आपके फास्फेट को सोलिबलाइज करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ फास्फेट को एब्जॉर्ब करने का जो काम करते हैं वो है आपका वस्कुलर, अर्वस्कुलर, माइकोराइजा फंजाई और ग्लोमस की स्ट्रेंस। तो ये 2 चीजें तो पूरी तरीके से क्लियर हो गई। तीसरी चीज है ऑर्गेनिक मैन्योर डिकम्पोजर। जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स को डिकम्पोज करते हैं, सेल्यूलिटिक, दैट इज ट्राइकोडर्मा हर्जिएनम। ट्राइकोडर्मा जो है वो सेल्यूलिटिक है और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजर है। और दूसरा जो है आपका लिग्नोलिटिक है। लिग्नोलिटिक में आपका जो है एगैरिकस और आर्थोबैक्टर, ये 2 चीज़ें आती हैं। तो बायोफर्टिलाइजर्स का आपने बाइफर्गेशन देखा कि 3 टाइप्स में, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक फास्फेट मोबिलाइजिंग, तीसरा ऑर्गेनिक मैन्योर डिकम्पोजर। लेग्यूम्स के लिए राइजोबियम देखा, सीरियल्स के लिए ये 4 चीज़ें देखी। फास्फेट भी आप अच्छे से समझे। और ऑर्गेनिक मैन्योर डिकम्पोजर में सेल्यूलिटिक में आपने ट्राइकोडर्मा को देखा और लिग्नोलिटिक में आपने एगैरिकस और आर्थोबैक्टर को देखा। राइजोबियम को आप देख सकते हैं, पेट्री डिश में रखा हुआ राइजोबियम है। एजोस्पिरिलम को देख सकते हैं, सीरियल का इनोकुलेशन जिसके द्वारा किया जाता है। ये पीएसपी है आपका, फास्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये आपका एजेटोबैक्टर है, ठीक है। और ये ओएम डिकम्पोजर्स हैं, कुछ ट्राइकोडर्मा, कुछ एगैरिकस, कुछ आर्थोबैक्टर, जो पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनीज के द्वारा पैक होके मार्केट में आते हैं और हम उनको खरीद के इनोकुलेशन करते हैं।
चलिए हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हमारी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।